हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ गुलनशी इकबाल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी पीजीटी इंग्लिश का 2003 का पेपर सॉल्व करवाने जा रही हूँ। आपको पता है कि यूपी पीजीटी और टीजीटी दोनों की वैकेंसीज निकली हुई हैं और इसकी जो डेट है वो भी बढ़ गई है सर्वर ना आने की वजह से। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें और अपनी प्रिपरेशन को करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट टर्म फॉर द स्टेटमेंट गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स सिस्टमैटिकली अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। ट्रेनिंग टास्क, सीक्वेंस, टेबल या की। तो इसका है ऑप्शन नंबर 3 टेबल का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीस will not be received after 3 p.m. The underlying expression is passive sentence. Will not be received, yes, after 3 p.m. तो ये पैसिव फॉर्म है या मॉडल पैसिव है, फ्रेजल वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसका है ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, मॉडल पैसिव। देखिए, will and would are modal verbs. While changing in my passive form, we use modal verb plus be plus verb की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है, विच इज ए साउंड वर्ड। कौन सा वर्ड ऐसा है जिससे साउंड क्रिएट होता है? तो ड्रीम लाइक, पियर्ड, स्पार्कल या चकल। तो इसका है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, ए होमोनिम्स इज। ए होमोनिम क्या है? ऑपोजिट वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग या डिफरेंट इन साउंड बट सिमिलर इन मीनिंग। तो इसका है ऑप्शन नंबर 3। होमोनिम्स क्या होते हैं? सिमिलर इन साउंड, जो साउंड में तो सिमिलर होते हैं लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। जैसे कि ए वर्ड विद सेम फॉर्म बट विद डिफरेंट मीनिंग, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? होमोनिम्स। नेक्स्ट है, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद ए फ्रेजल वर्ब। चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। Did you refuse the offer? Turn down। देखिए, replace the underlined word with a phrasal verb। अंडरलाइन वर्ड को फ्रेजल वर्ब में रिप्लेस कीजिए। चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब आपके अकॉर्डिंग कौन सा जो है अंडरलाइन वर्ड फ्रेजल वर्ब में रिप्लेस करने के बाद कौन सा वर्ड आएगा उस वर्ड को आप चूज कीजिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है टर्न डाउन, सेकंड है ब्रेक डाउन, थर्ड है सेट ऑफ और फोर्थ है पुट ऑफ। तो डिड यू रिफ्यूज द ऑफर, तो इसके लिए आपको अंडरलाइन वर्ड को फ्रेजल वर्ब में रिप्लेस करना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? टर्न डाउन। टर्न डाउन रिप्लेसेस रिफ्यूज। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द सुटेबल प्रेफिक्स फॉर द वर्ड डिसेंट। डिसेंट वर्ड के लिए सबसे उपयुक्त प्रेफिक्स क्या होगा? अनडिसेंट, नॉन डिसेंट, नॉट डिसेंट या इनडिसेंट। तो इसका है ऑप्शन नंबर 4 इनडिसेंट। देखिए, प्रेफिक्स और सफिक्स आप सभी ने सुना होगा। जो वर्ड पहले जोड़े जाते हैं उनको प्रेफिक्स कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा? इनडिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट नरेशन। ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वॉज नॉट अशोक। उसने इंक्वायर किया वेदर हिज नेम वॉज नॉट अशोक। तो इसको जो है हमें इनडायरेक्ट में बनाना है
ये इनडायरेक्ट बना हुआ है, इसको हमें डायरेक्ट में करना है। ओके, तो ही सेड टू हिम इज योर नेम अशोक, तो हिज नेम इज अशोक, तो इसका होगा ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अशोक, क्या तुम्हारा नाम अशोक नहीं है? तो ही इंक्वायर्ड, उसने इंक्वायरी की, तो ही इंक्वायर्ड वेदर। देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो और वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो क्या करते हैं हम? सेड या सेड टू को आस्क में बदलते हैं, ये लेकिन यहाँ पर इंक्वायरी की गई है तो यहाँ इंक्वायर्ड में बदला हमने। ओके, और इन्वर्टेड कोमा की जगह पर क्या लगाते हैं? इफ या वेदर, तो यहाँ पर वेदर लगा हुआ है, ठीक। और इफ या वेदर के बाद में हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? हिज नेम। तो वेदर हिज नेम, उस सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का रूल क्या होता है आपको पता ही होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट में, तो इसको चेंज करेंगे हम सिंपल पास्ट में, यानी कि इज एम आर चेंज इनटू वॉज या वर। तो यहाँ पर हिज नेम के बाद में वॉज आया और नॉट का नॉट और अशोक का अशोक। जो हमारा इन्वर्टेड कोमा होगा और क्वेश्चन मार्क होगा उसको भी हटा देंगे हम और सिंपली फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अशोक। अगर हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारा ऊपर वाला सेंटेंस आएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब। इन सेंटेंसेस में से किस में ट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया गया है, आपको सेंटेंस चूज करना है। ही नोज इंग्लिश वेरी वेल, ही द रिवर इज फ्लोइंग फास्ट, शी डांसेस वेरी ब्यूटिफुली, माई सिस्टर इज गोइंग टू हर ट्रेनिंग सेंटर। तो इसका दे रखा है जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ही नोज इंग्लिश वेरी वेल। वो इंग्लिश बहुत अच्छे से जानती है या उसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। ट्रांजिटिव वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट एंड कैन बी चेंज इनटू पैसिव फॉर्म। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसका एक ऑब्जेक्ट होता है और ऐसा सेंटेंस होता है जिसको पैसिव फॉर्म में चेंज किया जा सके। इन दिस सेंटेंस इंग्लिश इज एन ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट है। देखिए, हम इसका अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इंग्लिश से बना देंगे, तो इंग्लिश ठीक है सब्जेक्ट बना लेंगे। अगर हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो इंग्लिश इज नॉन वेरी वेल बाय हिम। ओके, तो इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी और इसका ऑब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस कौन सा है? फर्स्ट। My sister is going to her training center is being gone by my sister. Next, which of the following sentences is in future imperfect tense? नीचे के कौन से इन सेंटेंसेस में से कौन सा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में है? He has stolen my pen, he came late। देखिए, फर्स्ट है he has stolen my pen, यह हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। She came late today, was there से आई, तो यह हुआ पास्ट इंडेफिनिट का। नेक्स्ट है I shall kill him, मैं उसको मार दूंगा, यह हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट। Thus will not be visiting us, यह हुआ जी फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में कौन सा हुआ जी? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। Thus will soon be visiting us। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, लेट मी गो, मुझे जाने दो। इसका हमें को इनडायरेक्ट बनाना है, तो ही शाउटेड का शाउटेड आ जाएगा, ठीक। इन्वर्टेड कोमा की जगह पर क्या लगाते हैं? टू। अगर सेंटेंस लेट से शुरू हो तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनाते टाइम उसको जो इन्वर्टेड कोमास है उनको हटा देते हैं और उनकी जगह पर कंजक्शन क्या लगाते हैं? टू। टू के बाद में सेंटेंस को लेट से जोड़ देंगे, ठीक। टू लेट देम, मी को बदलेंगे। देखिए, ही का ही, शाउटेड का शाउटेड, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर लगाया हमने टू और इसके बाद में लिख देंगे हम देम, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक। लेट का लेट, टू, टू देम, टू,
ही शाउटेड टू देम, वो उन पर चिल्लाए। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट अपनी साइड से लिखा है ही शाउटेड टू देम। अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू लगाया दोबारा से, इन कंजक्शन यानी कि टू। सेंटेंस को लेट से जोड़ दिया, ठीक। और मी को बदला हमने, मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी ही शाउटेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है ही। ये मी जो है आई का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम इस ही का भी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा जी, हिम। तो यहाँ पर इसलिए आया हिम। गो का गो, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे और सिंपली फुल स्टॉप का यूज करेंगे। तो ही शाउटेड टू देम टू लेट हिम गो इज करेक्ट आंसर। इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए हमने देम ऑब्जेक्ट को यूज किया। नेक्स्ट है आई रैन इनटू एन ओल्ड रिलेटिव yesterday. Met by chance, called it, moved fast, hit and ran. तो इसका है ऑप्शन नंबर 2, called it. In the sentence, ran into means collided. अगला प्रश्न है हाउ आर यू गेटिंग अलोंग विद योर स्टूडेंट्स। गेटिंग अलोंग कैन बी रिप्लेस्ड बाय, हाउ आर यू गेटिंग अलोंग विद योर स्टूडेंट्स। गेटिंग अलोंग कैन बी रिप्लेस्ड बाय, गेटिंग अलोंग को रिप्लेस किया जा सकता है रिकवरिंग के वर्ड पर, बिहेविंग, प्रोग्रेसिंग या कंटिन्यूइंग। तो इसका दे रखा है जी ऑप्शन नंबर 3, प्रोग्रेसिंग। तो हाउ आर यू गेटिंग अलोंग की जगह पर हाउ आर यू प्रोग्रेसिंग विद योर स्टूडेंट्स, तुम अपने स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हो। ये इन दिस सेंटेंस गेटिंग अलोंग मीन्स प्रोग्रेसिंग। गेटिंग अलोंग का मतलब जो है इस सेंटेंस में प्रोग्रेसिंग है, तो यहाँ पर हम गेटिंग अलोंग के स्थान पर प्रोग्रेसिंग का यूज कर सकते हैं। और प्रोग्रेसिंग दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 पे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर, खाली स्थान है इन द एप्पल, गिवन बिलो आर जम्बल वर्ड, अरेंज द लेटर इन प्रॉपर ऑर्डर एंड फिल इन द ब्लैंक। देयर आर इन द एप्पल, तो एपिटर इसका दे रखा है जी देयर आर वर्म्स इन द एप्पल। ये क्या बन सकता है, इसका बनेगा जी वार्म्स, WORMS, वर्म्स मीन्स कीड़े। और इसका बनेगा FROTS, फ्रूट्स। इसका ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है वर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट इसका ऑप्शन नंबर 2 है। आर्ग्यूमेंट ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट मीन्स होता है बहस करना, तो इसकी आर्ग्यूमेंट की सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर 2 में दे रखी है ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट मीन्स बहस करना। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द इडियम डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स। पिक होल्स का मतलब डिग होल्स, पिक अप ए क्वेरल, क्रिटिसाइज या कीप क्वाइट। चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन को आपको चूज करना है। एक इडियम है डो नॉट ऑलवेज पिक होल्स, यानी कि हमेशा दूसरों में कमियां तलाश मत करो, क्रिटिसाइज मत करो उसको। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका करेक्ट। क्रिटिसाइज मीन्स कमियां तलाश करना, यानी कि उसको गुण दोषों पर ध्यान देना। पिक होल्स मीन्स टू फाइंड फॉल्ट फॉर क्रिटिसाइजिंग अदर्स, मतलब दूसरों में कमियां तलाश करना, उसको क्रिटिसाइज कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।
अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट इडियम फॉर द एक्सप्लेनेशन गिवन। प्लीज कीप क्वाइट। प्लीज कीप क्वाइट इसका जो है करेक्ट इडियम कीप इन माइंड, बी ओवर विद, कैच द बुल बाय द टेल, होल्ड योर टंग। प्लीज कीप क्वाइट इसका ऑप्शन नंबर 4 शांति रखिए यानी कि होल्ड योर टंग। टू कीप क्वाइट मीन्स टू होल्ड टंग। नेक्स्ट है रिप्लेस द क्लॉज अंडरलाइंड इन द सेंटेंस बिलो विद a suitable phrase beginning with the words in bracket given below. When Prabha lost her sight, जब प्रभा ने अपनी निगाह खो दी, she had to stop attending school. उसने स्कूल में अटेंड होना बंद कर दिया। तो replace the clause underlined in the sentence below with a suitable phrase beginning with the words in bracket given below. कौन सा वर्ड इसमें शुरू में आएगा? At the loss, on losing, when the lost, the loss, on losing, at the loss. Option number first is correct. At the loss. At the loss of her sight, Prabha had to stop attending school. Next है choose the correct name of the punctuation mark of the sentence given below in brackets. God made the country, man the town. देखिए ये पंक्चुएशन मार्क है, ये कॉलम, सेमीकोलन, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, आपको पता है ये सारी चीजें, तो ये इन्हीं में से है। ये भी छोटी सी चीज का भी देखिए कितना बड़ा यूज है, ये भी छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए। तो ये गॉड मेड द कंट्री, मैन द टाउन, भगवान ने देश बनाया और आदमी ने कस्बा। तो ये जो है ये बीच में जो एक बिंदा ऊपर है और एक कोमा नीचे, इसको हम क्या कहेंगे? कोलन कहेंगे, सेमीकोलन कहेंगे, कोमा कहेंगे या इन्वर्टेड कोमा कहेंगे? तो ये है सेमीकोलन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? व्हाट अ बोरिंग टास्क दिस इज, व्हाट अ बोरिंग टास्क दिस इज, व्हाट अ बोरिंग टास्क दिस इज, व्हाट अ बोरिंग टास्क दिस इज। ये कितना बोरिंग काम है। तो ये हुआ जी हमारा एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज जरूर किया जाएगा क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसलिए लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि आंसू वाला चिन्ह जो ये लास्ट में है, ये इसका यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग एंड एंड्स विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन फीलिंग, स्ट्रॉन्ग और अचानक सी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है और ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ एंड होता है। तो ऐसा सेंटेंस कौन सा है जी? 4 सेंटेंस है हमारा, फोर्थ ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएट? डिफरेंशिएट से तुम्हारा क्या मतलब है? तो रिकॉग्नाइज और शो द डिफरेंस बिटवीन टू। रिकॉग्नाइज पहचानना और शो दिखाना डिफरेंस बिटवीन द टू, दो चीजों में डिफरेंस। सी और अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू, देखना और समझना दो चीजों के डिफरेंस को। डिस्टिंक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्स और आइडिया एंड सजेस्ट पॉसिबल आंसर टू है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रिकॉग्नाइज, पहचानना। डिफरेंशिएट का मतलब होता है किसी चीज को पहचानना और दिखाना, दो चीजों के बीच के अंतर को दिखाना, यही डिफरेंशिएट होता है। आर के नारायण रोड, आर के नारायण ने लिखे 20 नोवेल, 12 नोवेल, 11 नोवेल्स या 19 नोवेल। तो इसमें दे रखे हैं जी ऑप्शन नंबर
2 यानी कि 12 नॉवेल्स। आर के नारायण ने 12 नॉवेल्स लिखे। देखिए, मेरी सभी स्टूडेंट्स से, सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा बताए गए आंसर गलत हैं, रॉन्ग आंसर आपको लग रहा है, तो प्लीज़ अपना करेक्ट आंसर दें और एक्सप्लेनेशन भी दें कि ये आंसर कैसा आया। कमेंट कीजिए और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1914। फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगिंस। 1914 में पहला विश्व युद्ध यानी कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट पब्लिशेस हिज वर्क, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने वर्क को पब्लिश किया। विच वन इज इट? वो कौन सा वर्क था? नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, थ्री सोल्जर्स, एज ऑफ इनोसेंस या दिस साइड ऑफ पैराडाइज? तो वो था नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। जब 1914 का विश्व फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी एक जो है राइटिंग को पब्लिश किया था। उस राइटिंग का नाम है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। द नॉर्थ ऑफ बॉस्टन वॉज फर्स्ट पब्लिश इन लंदन एंड देन इन यूएसए। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन जो पहले पब्लिश हुई थी वो लंदन में हुई थी और बाद में यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल्कनर्स साउंड एंड द फ्यूरी वॉज पब्लिश्ड इन। विलियम फॉल्कनर की साउंड और फ्यूरी पब्लिश हुई थी 1927, 1929, 1931 या 1933। तो ये पब्लिश हुई थी जी 1929। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। दिस नॉवेल हैज द स्टोरी ऑफ डिक्लाइन ऑफ कॉम्पसन फैमिली। इस स्टोरी में कॉम्पसन फैमिली का डिक्लाइन यानी कि पतन को दिखाया गया है। इट वॉज पब्लिश इन 1929 और ये 1929 में पब्लिश हुई। हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। हैमलेट जो ड्रामा है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। द हैमलेट वॉज रिटन बाय द हैमलेट किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है फॉल्कनर के द्वारा। हैमलेट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और द हैमलेट लिखा गया है जी विलियम फॉल्कनर के द्वारा। In the Hamlet, Faulkner shows the rise to power of the deprived Snobs family. In which of his poem did Nassim Ezekiel talk about love and sex? अपनी किस पोयम में नसीम इज़ेकिल लव और सेक्स के बारे में बताते हैं? तो वो उनकी पोयम है 60 पोयम्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इन 60 पोयम्स 1953 Ezekiel discusses on love and sex. His poetry comes out of his reactions to his environment and he juxtaposes all new by selling peasant superstition against modern skepticism. This is a comment on Ezekiel and one of his particular poem. Which one is it? ये जो कमेंट है ये इज़ेकिल के लिए है और उनकी एक पार्टिकुलर पोयम पे है, पर्टिकुलर पोयम पर है। उस पोयम का नाम बताइए। मामा जी, द अनटचेबल, द हिल ऑफ देवी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो उनकी है ऑप्शन नंबर 3 द हिल ऑफ देवी। अगला प्रश्न है विच ऑफ दीज इज नॉट अ नॉवेल बाय मुल्क राज आनंद। इनमें से कौन सा मुल्क राज आनंद का नॉवेल नहीं है? कुली, हीट एंड डस्ट, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द अनटचेबल। तो हीट एंड डस्ट इज नॉट द नॉवेल रिटन बाय मुल्क राज आनंद। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। द अनटचेबल 1935, कुली 1936 एंड अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1940 वर रिटन बाय मुल्क राज आनंद। ये सारे जो हैं अनटचेबल, कुली और ब्लैक वाटर, अक्रॉस द बैक वाटर, ये सारे मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखे गए हैं। सबसे पहले लिखा गया था 1935 में अनटचेबल, 1936 में लिखा गया था कुली और 1940 में मुल्क राज आनंद का अक्रॉस द ब्लैक वाटर। व्हाट डज मुल्क राज आनंद satirizes in कुली? Indian imitating English society and its consequences,
nationalism, industrialization, exploitation of poor people. Option number 3, industrialization. Which one is the correct sentence? Why did they withdraw from the match? Why did they withdraw from the match? Why do they withdraw from the match? इसका ऑप्शन नंबर सारे ही एक्स हैं. वाई डिड दे, ये दूसरा और पहला बिल्कुल सेम है. विदड्रू है, यहाँ पर विदड्रॉ है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. वाई डिड दे विदड्रॉ. देखिए विदड्रॉ में यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, यहाँ पर सेकंड की गई है. डिड खुद डू की सेकंड फॉर्म होती है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज है. अगर डिड सेंटेंस में आता है तो डिड के साथ में हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो इसीलिए वाई डिड दे विदड्रॉ फ्रॉम द मैच. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. Simple past tense is used to form the sentence. It follows the orders question word plus did plus subject plus verb की first form. Next question है fill in the blank with the most appropriate preposition. Please don't stop, go with your work. Please don't stop, go on with your work. Option number 3 is correct. Which of the following plays by sorry for that. Which of the following plays by George Bernard Shaw has been made into a film starring Audrey Hepburn? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है मेजर बारबुरा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलियट्स कैरेक्टर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? मैकेविटी, ऑल्फ्रेड प्रूफॉक, स्वीने या ब्लेस्टीन? ऑप्शन नंबर 2 ऑल्फ्रेड प्रूफॉक. नेक्स्ट है कैथरीन बार्कले इज ए कैरेक्टर फ्रॉम अर्नेस्ट हेमिंगवेज फेमस नॉवेल. विच वन इज इट? कैथरीन बार्कले जो है एक कैरेक्टर है अर्नेस्ट हेमिंगवे के एक फेमस नॉवेल में. आप उस नॉवेल का नाम बताइए. उस नॉवेल का नाम है फेयरवेल टू आर्म्स. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. In Red Cross Hospital, Hemingway fell in love with a nurse who has been described as Scottish. Catherine Barclay in Farewell to Arms. Next है which one of these is not a poem by Walt Whitman? इनमें से कौन सी वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई पोयम नहीं है? When lilacs last in dooryard bloomed, distant likeness, song of myself. ये नहीं है song of myself. ऑप्शन नंबर 3 is correct. Next है the author of a reed shaken by the wind is. रीड शेकन का बाय द वाइंड का जो ऑथर है वो कौन है? वो है विलियम बटलर यीट्स. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. विलियम बटलर यीट्स W.B. Yeats यानी कि lyrics and ballads have unique merits. One can say to a reader to go through the first little volume, The Wind Among the Reeds, 1899. I heard a woman call you the winged victory in sluggish Venice. You turn your head toward your tail and smile. What is the title of the poem by D.H. Lawrence? Option Mosquito. Option number first is correct. Next, which of D.H. Lawrence novel is said to be strikingly autobiographical? Rambo, Women in Love, Lady Chatterley's Lover, Song of Lovers. Option number 4, Song of Lovers. Sons and Lovers है ये. The Sons and Lovers is an autobiographical novel and the hero Paul, और इसका जो हीरो है पॉल मॉरेल, represents the writer Lawrence himself. वो खुद राइटर लॉरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं सन्स एंड लवर्स में. एक सन्स एंड लवर्स किसकी है? याद रखिए ये बात.
लॉरेंस की है और एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। और इसमें जो राइटर वो हीरो है वो है पॉल, और पॉल जो है पॉल मोरेल वो खुद राइटर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द पोएम expresses Frost's statement that a poem begins in delight and ends in wisdom. An old man's winter night, home burial, stopping by woods on a snowy evening, the hill wife. Which of the poems, समझ लीजिए क्वेश्चन को एक बार और, expresses Frost's statement that a poem begins in delight and ends in wisdom. जो स्टेटमेंट है जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है कि एक पोएम डिलाइट के साथ शुरू होती है और विजडम के साथ खत्म होती है, तो वो पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप। लास्ट लाइन है इसकी, आई एम एवरी वीमैन हु सीक्स लव। दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम बाय अमिता देसाई की पोएम से ली गई है ये लाइन, सरोजिनी नायडू की, कमला दास की या किसकी, तो ये लिखी गई हैं जी कमला दास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। आर के नारायण रोट मैनी वंडरफुल नॉवेल्स, विच ऑफ दीज इज नॉट दिस। आर के नारायण ने बहुत सी वंडरफुल नॉवेल्स को लिखा है, इन ऑप्शंस में से कौन सी ऐसे नॉवेल है जो आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखा गया है। कुली, द गाइड, मालगुडी डेज, द इंग्लिश टीचर, तो यह है कुली। कुली इज रिटन बाय मुल्कराज आनंद। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर मैं आगे की वीडियो अपलोड करूंगी यानी कि आगे के क्वेश्चंस बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी शायद आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड करूंगी। वीडियो पसंद आई हो आपको अगर, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी व्यूअर्स को लग रहा है कि मेरा बताया गया आंसर गलत है तो प्लीज़ अपना सही आंसर दें और एक्सप्लेनेशन भी दें। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।